अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ कंप्यूटर साइंस। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछला लेक्चर है उसकी आपको समझ आई होगी, क्योंकि जो अगर पिछला लेक्चर जो है उसकी समझ नहीं आई तो फिर अगले लेक्चर का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होना। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था कि डाटा स्टोरेज जो है उसका बेसिक यूनिट क्या है, और उसके फिर आगे से जो है वो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और कौन सा जो यूनिट है उसके अंदर क्या कितनी कैपेसिटी है और क्या हिसाब है क्या नहीं। ठीक है, अगर उसकी समझ नहीं आई तो आज हम पहले जो है वो एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर भी दी गई हैं, ये हम जो है वो सॉल्व करेंगे, इनको समझेंगे, ताकि अगर आगे एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं तो उनमें प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको उसकी समझ आ गया फिर ये आपके लिए कोई मसला नहीं है, फिर ये आपके लिए बहुत सिंपल है। लेकिन अगर समझ नहीं आई पिछले लेक्चर की तो फिर जो है ये समझना भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप नामुमकिन समझ लें। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं पिछले और इस लेक्चर को दोनों को इकट्ठा लेके चलूं, ताकि आपको ना अगर थोड़ा ही बहुत वहाँ पे कन्फ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए इस लेक्चर के अंदर ही। तो शुरू करते हैं। जो पहली एग्जांपल है उन्होंने क्या, कन्वर्ट टू 40 MB ऑफ मेमोरी इन बाइट्स एंड किलोबाइट्स। 240 MB जो है वो हमें डाटा दिया गया है। अब आपने ये बताना है कि वो बाइट्स में कितना डाटा है और वो किलोबाइट्स में कितना डाटा है। जब मैंने ये बताया था कि हमारे पास 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स है, तो मैं अगर आपको कहूँ कि 1 किलोबाइट के अंदर जो है वो कितना डाटा है, आप मुझे बाइट्स के अंदर बताएं, तो उसका आंसर सिंपल है कि 1024 बाइट्स हैं। उसी तरह अब ये कन्वर्जन हमने करनी है। उन्होंने हमें कहा कि 240 MB ऑफ डाटा है। एग्जाम्पल 1 को जो है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। एग्जाम्पल 1, उसका सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो ये देखना, इससे पहले कि मैं आपको ये देखें कि जो है वो 240 MB में कितना, ये देखना ज़रूरी है कि 1 MB के अंदर कितने किलोबाइट्स होते हैं या कितने बाइट्स होते हैं। अगर हम बाइट्स बता रहे हैं तो बाइट्स होते हैं, किलोबाइट्स अगर डिस्कस करें तो किलोबाइट्स कितने होते हैं। ये टेबल है ये जो है ये याद होना ज़रूरी है उसके लिए। जो पिछले लेक्चर में भी देखा था कि 1 किलोबाइट के अंदर 2⁻10 बाइट्स हैं, MB के अंदर 2⁻20 बाइट्स हैं, और जो है हमारे पास गीगाबाइट है उसके अंदर 2⁻30 बाइट्स हैं, और जो टेराबाइट है इसकी 2⁻40 बाइट्स हैं। बिल्कुल सिंपल है, अगर याद रखना है तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट बिल्कुल इन ऑर्डर याद रखें और 2⁻10 से स्टार्ट करें। 10, 20, 30, 40। 2⁻10 जो है वो किलोबाइट, जो किलोबाइट जो है वो A1 किलोबाइट इज इक्वल टू 2⁻10 बाइट्स है। और फिर अगर उसके किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आता है और 10 के बाद 20 आता है तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 2⁻10 जो बाइट्स है। इसी तरह मेगाबाइट्स के बाद गीगाबाइट्स आ जाता है हमारे पास, और 20 के बाद 30 आ जाता है। सो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 2⁻30 मेगाबाइट्स बाइट्स होगा। इसी तरह जो है वो मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट आ जाएगा, तो गीगाबाइट में हम देखेंगे कि गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 2⁻30 बाइट्स है। इसी तरह ये चलता जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए तो ये जो है चीज़ याद रखना बिल्कुल मसला नहीं होना चाहिए। तो कन्वर्जन करने के लिए हम कहेंगे पहले बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कि बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ बाइट्स इन 1 MB वो कितने हैं। वो सिंपल है, हमें पता है 2⁻10 ऐसे ही है। फिर अगर इसका मतलब है कि 2⁻10 है 1 MB के अंदर, तो नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं वो 240 MB के अंदर कितने होंगे। 240 MB के अंदर सिंपल है, ये 240 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 240 इंटू, बुक के अंदर आपके ना उन्होंने स्टेरिक साइन बनाया हुआ है, मतलब उसका जब आप प्रोग्रामिंग वगैरह में भी जाएंगे तो आप देखेंगे इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2⁻10। इसको जब हम कैलकुलेटर पे जो है वो कैलकुलेट करें, जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास इसका आंसर है।
अभी मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी करके दे देता, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो कोई मुश्किल नहीं है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। इसी तरह ये हमने देख लिया कि नंबर ऑफ बाइट्स 240 MB में कितने हैं। अब हमने क्या देखना है कि नंबर ऑफ किलोबाइट्स जो हैं वो 1 MB के अंदर कितने होते हैं। सिंपल है, नंबर ऑफ किलोबाइट्स इन 1 MB कितने होते हैं। एक मिनट ज़रा सोचें, आपने पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कितने होते हैं, और अगर आपको याद आ गया तो ठीक है, नहीं याद आया तो हमारे पास 1024 किलोबाइट्स से होते हैं। 1024 किलोबाइट्स जो होते हैं वो 1 MB के अंदर होते हैं। तो अब अगर मैंने ये बताना हो कि 240 MB के अंदर कितने किलोबाइट्स होंगे, तो बिल्कुल सिंपल है कि नंबर ऑफ किलोबाइट्स जो हैं इन 240 MB इज इक्वल टू 240 इंटू 1024, और जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसका आंसर है। इससे मेरे ख्याल से ये जितनी आसान सी एग्जांपल है, इससे मुश्किल जो है वो आप फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, और ये जो है कोई मुश्किल नहीं है बच्चों के लिए। तो ये टेबल जो है ये वाला याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये टेबल याद रखना। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो फिर जो है वो मुश्किल है ये करना। लेकिन अगर आपको ये टेबल याद है और आपको पिछला लेक्चर भी याद है जिसमें मैंने बताया था कि जो है वो बुक के अंदर तो शायद नहीं ये इतना जो डिटेल में दिया गया कि 1 किलोबाइट के अंदर जो है वो 1024 बाइट्स होती हैं, 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट्स होती हैं, 1 गीगाबाइट के अंदर 1024 मेगाबाइट्स होती हैं, और 1 गीगाबाइट के अंदर हमारे पास 1024 MBs होते हैं, और जो हमारे पास 1 टेराबाइट है उसके अंदर 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। तो टेराबाइट अभी तक हम जो है वो एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा जो है वो डाटा स्टोरेज का यूनिट है। तो ये तो हो गया, इसकी समझ आ गई होगी सबको। अब आगे चलते हैं कि हमारे पास जो है वर्ड का, मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा ना, मैं पिछले लेक्चर में भी ये भूल गया था। लेक्चर एक मेरे ख्याल से पॉइंट आया भी था जहाँ पे मैंने सोचा था कि शायद इसकी ज़रूरत पड़े आप लोगों को, लेकिन जो है तब बुक में भी नहीं था दिया गया, तो मैंने भी उसको बताना ज़रूरी नहीं समझा कि जो हमारे पास 1 वर्ड होता है उसके अंदर कितनी बाइट्स होती हैं। 1 वर्ड के अंदर हमारे पास 4 बाइट्स होती हैं। तो ये याद रखना ज़रूरी है, यानी कि 1 वर्ड के अंदर 4 बाइट्स होती हैं, तो बिट्स कितनी होंगी। 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 32 हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 32 बिट्स जो हैं वो 1 वर्ड के अंदर होती हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपने जो है वो इस टेबल के साथ याद रखने हैं, और इसी से जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में जो है वो अगली एग्जांपल है जो उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी, जो है कन्वर्ट 60 GB ऑफ मेमोरी इन वर्ड्स। पहले जो है हमने देखा उसको किस में करना है, हमने बाइट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें ये पता है 1 वर्ड में कितने बाइट्स होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि 1 वर्ड्स में कितने गीगाबाइट्स होते हैं। तो उसके लिए हम पहले जो 60 GB है, जो कोई भी क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है ना कि उसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका यही है कि पहले जो 60 GB हैं उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म हम देख लें, उसको बाइट्स में कन्वर्ट कर लें। जब बाइट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर हम क्या है उसको बता सकते हैं कि वर्ड्स जो हैं वो कितने होंगे। देखते हैं जी, इसका सलूशन मैं आपको करके देता हूँ। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ बाइट्स इन 1 GB, तो वो कितनी है। ये आप टेबल आपके सामने मौजूद है, और मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों को याद भी हो जाना चाहिए कि 1 गीगाबाइट के अंदर 2⁻30 जो है वो हमारे पास बाइट्स हैं। फिर अब अगर मैं ये बताना चाहूँ कि नंबर ऑफ बाइट्स हैं जो मेरे पास इन 60 GB, वो क्या होंगी फिर।
तो वो भी बहुत सिंपल है कि मैं कह दूंगा 60 इंटू 2⁻30 बाइट्स। अब ये जो है इसका जो आंसर है मेरे पास, इस प्रोडक्ट का जो आंसर है मेरे पास, वो नंबर ऑफ बाइट्स आ गए हैं, वो नंबर ऑफ बाइट्स आ गए हैं। यानी कि 60 इंटू 2 करूँ तो 120 आ जाएगा, 120⁻30। चलें ये ले लें, 120⁻30 जो है वो बाइट्स आ गई हैं। अब इसको वर्ड्स में हमने बताना है, हमने वर्ड्स में बताना है, हमने बाइट्स नहीं बतानी। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया वो है 60 GB ऑफ मेमोरी इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये भी आपने याद रखना है। अगर बिट्स में पूछते तो ये काम आता, अब उन्होंने बाइट्स में पूछा तो हम इसको यूज़ करते हैं कि नंबर ऑफ बाइट्स इन वन वर्ड इज इक्वल टू है 4। तो जब मैं नंबर ऑफ बाइट्स मैं 60 GB इन वर्ड्स जब करूँगा तो वो हमारे पास होगा, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट इसका जो आंसर आएगा, तो मैं यही लिख लेता हूँ 60 इंटू डिवाइडेड बाय 4। जब ये हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास बाइट्स में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी एग्जांपल्स की, और आगे इसके जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे तो वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा जो है अब आप लोगों को ये भी पता है कि आप लोगों को अगर कोई टेस्ट वगैरह या होमवर्क वगैरह दिया जाए तो आप लोगों ने कैसे सबमिट करवाना है। तो इंशाल्लाह जल्दी जो है ये आपने साथ साथ जो है आप करते जाना है। तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो टेस्ट जो है वो लेता रहा करूँगा। जो है वो आप लोगों के कभी ना कभी जो है ना वो सरप्राइज़ क्विज़ या सरप्राइज़ टेस्ट भी हो सकता है। तो उसके लिए भी आप लोगों ने खुद को जो है ना वो प्रिपेयर रखना है। अब जो आगे हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना वो है हमारे पास SDLC, या फिर जो कंप्यूटर का आप समझ लें कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है वो है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जब डिस्कस किया जाता है ना तो उसके अंदर SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ये हमें बताता है कि एक जो सॉफ्टवेयर है या जो एक एप्लीकेशन है, ये बात याद रखनी है यहाँ पे कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करते थे तो हम जो है वो हम कस्टम बिल्ट एप्लीकेशंस की बात कर रहे होते हैं, ना पैकेजेस की बात हम कर रहे होते हैं और ना ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे होते हैं। बेशक उनको भी फॉल बनाने के लिए हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो आता है, यूज़ होता है। कोई भी चीज़ है उसका लाइफ साइकिल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बेशक वो चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई लिविंग थिंग है, चाहे नॉन लिविंग थिंग है, उसका लाइफ साइकिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए उसकी लाइफ के अंदर क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उसकी लाइफ जो है वो कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही। तो इधर अब क्योंकि हम कंप्यूटर के अंदर है तो हमें सॉफ्टवेयर का भी पता होना चाहिए। लेकिन अभी जो आपकी बुक के अंदर है हम जो है वो बेसिक जो इसकी मेनली डिस्कस करेंगे वो हम कस्टम बिल्ट एप्लीकेशंस के लिहाज से करेंगे, क्योंकि जो पैकेजेस होते हैं और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनली डिज़ाइन किए जाते हैं, और वो जब कंपनीज डिज़ाइन करती हैं तो वो जो लाइफ साइकिल जो होता है वो खुद ब खुद ही, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा टीम्स मौजूद होती हैं तो उनको पता होता है उसको कैसे बनाना है, उसको कौन कौन से जो है वो स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, कहाँ पे कौन सा मसला आ जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं। तो जब हम एक बंदा जब कस्टम बिल्ट एप्लीकेशन की बात की जाती है तो बेटा एक दिन आएगा आप लोगों को भी जो है ना वो लोग आके कहेंगे कि ये मैंने एक एप्लीकेशन बनवानी है अपने लिए, तो मुझे ना आप बताएं किस तरह आप बना के देंगे या फिर इसका क्या प्रोसीजर होगा। तो उधर जो है ना वो SDLC जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है ना वो डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ होती है उसको करने के लिए हम सबसे पहले ना उसको डिज़ाइन किया जाता है कि क्या चीज़ जो है कैसे उसको लेके चला जाएगा। ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा आके आपको कहेगा कि मैंने ये एप्लीकेशन बनानी है, ये उसके फीचर्स हैं,
तो आप जो है वो उसको बस बनाना शुरू कर देंगे, तो कल को जो है वो उसके फ़ीचर्स अगर बंदे ने कहा कि नहीं ये तो मुझे ये वाले फ़ीचर्स और चाहिए, तो क्या आप दोबारा से उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इसकी एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि आप समझे कि एक जो है ना वो घर है, उसकी तामीर हो रही है। अब जब वो घर स्टार्ट किया जाता है, सबसे पहले उसका नक्शा बनवाया जाता है एक आर्किटेक्चर से, उसके बाद उसकी जो है वो कास्ट एस्टिमेट लगवाया जाता है कि इसका कितना खर्चा आएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो एक मकान है उसका खर्चा जो है वो 50 लाख आ रहा है और आपके पास अभी जो है वो 2 लाख रुपए हैं और आप कहीं जी मकान शुरू कर दें, बेशक वो आइंदा आने वाले 50 सालों में पूरा भी ना हो, तो उसका क्या कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में तो उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, मकान का तो फिर भी शायद हो जाए। और फिर अगर आप ये है कि आर्किटेक्चर आपके पास होना ज़रूरी है, ये नहीं है कि आप जो है वो कहेंगे कि ठीक है बस दीवारें बनाने शुरू कर देते हैं, जहाँ पे समझ आएगी वहाँ पे छत डाल देंगे, जहाँ पे नहीं समझ आएगी वहाँ पे सीन बन जाएगा। और ऐसे तो नहीं होता, बिल्कुल पहले आर्किटेक्चर होता है, आप लोगों को पता होता है कहाँ कहाँ पे बेडरूम्स बनेंगे, कहाँ कहाँ पे वॉशरूम्स होंगे, कैसे लॉन होगा, क्या नहीं होगा। इसी तरह सॉफ्टवेयर को भी हमने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रीफली जो है वो ऐसे डिस्कस करना होता है बनाने से पहले ही, क्योंकि इसमें डिफरेंट लोग आ रहे होते हैं, जो यूज़र आ रहे होते हैं उनका भी ख्याल रखना होता है, जिन्होंने उनको यूज़ करना है कि वो किस तरह के हैं, उनको किस तरह की चीज़ की समझ आएगी। जो हैं डेवलपर्स हैं उनका भी ख्याल रखना होता है कि जो आप डेवलपर्स हैं आपने अपना भी ख्याल रखना है कि आप कितना टाइम इसको दे सकते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा भी कि नहीं। ये तो नहीं हो सकता कि एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो एक दुकान पे बैठे हुए गरीब बंदे को चाहिए तो आप कहें कि मैं तो ये 30 लाख रुपए में बना के दूंगा या दूंगी, तो ऐसे तो नहीं ना होता। तो सॉफ्टवेयर के लिहाज से उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाना होता है, वो भी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर डिस्कस किया जाता है। सो एक कंप्लीट प्रोसीजर जो लेके चलना होता है। फिर जो कितने लोग जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे उसके लिहाज से उसका सर्वर भी उतना पावरफुल बनाना चाहिए, और जो है वो किस किस तरह के लोग उसको यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखते हैं ना, आप कोई सॉफ्टवेयर बिल्कुल नई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं और आप उसको यूज़ करने लग जाते हैं, आपको पहले नहीं समझ आ रही होती कि इसको कौन से बटन से क्या काम हो रहा है, कौन से बटन से क्या काम हो रहा है। कुछ बटन तो होते हैं जिनका हमें पहले ही पता होता है, बिल्कुल इजी, अगर क्लोज़ का बटन है तो उससे एप्लीकेशन बंद हो जानी है, बैक का बटन है तो अभी जो विंडो ओपन है वो उससे बैक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हर एप्लीकेशन के डिफरेंट जो है वो पर्पसेस होते हैं, तो उसके अंदर बटन्स को भी समझना ज़रूरी होता है। अब आपके लिए ऐसे ही समझ लें कि आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, आपको ये इजीली पता है कि MS वर्ड कैसे यूज़ करना है, लेकिन आपके घर में अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, या जिसको कंप्यूटर का इतना ज़्यादा नहीं पता, तो क्या वो वर्ड यूज़ कर सकता है? नहीं यूज़ कर सकता। तो उसको समझाने के लिए आपने अपने यूज़र को देखना है कि वो जो यूज़र है वो मैं अगर बहुत ज़्यादा एडवांस एप्लीकेशन बना के उसको दे दूँ तो उसको तो वो समझ ही नहीं आएगी, मैंने उसका भी ख्याल रखना है। तो ये जो सारी की सारी बातें होती हैं, ये जब हमने अपने जो है वो ख्याल में रखनी होती हैं, ये सारा जो डिज़ाइन होता है, पूरी की पूरी टीम को जो है वो हमने टास्क देने होते हैं कि कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें आ जाती हैं, और वो सारी की सारी जो है वो हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही जो है वो लंबा और एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है एक समझने के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपने कभी भी ये बात अपने जहन में रखी होगी कि आप आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो डेवलपर बनेंगे या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होता है और उसके अंदर कौन कौन से यूजेस होते हैं। तो फिर आइंदा इंशाल्लाह डिटेल से हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। और जो है आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को क्या जो है वो समझ नहीं आ रहा, क्या आ रहा है कमेंट्स में। जो है वो आजकल काफ़ी आप लोग इनएक्टिव रह रहे हैं, और जो बात मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसको साथ साथ देखते जाएँ। अब जो है वो किसी भी वक्त आपका जो है वो सरप्राइज़ क्विज़ हो सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।